तो स्टूडेंट्स आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं दैट इज अकाउंट्स ऑफ कंपनीज इन लिक्विडेशन। और लिक्विडेशन के लिए हम हमारा इलस्ट्रेशन दे रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 6। तो लिक्विडेशन में क्या होता है? लिक्विडेशन का मतलब होता है कंपनी का क्लोज होना। कंपनी क्या करती है इस कंडीशन में? कंपनी अपनी सारी एसेट्स को बेच देती है, बेचकर जो पैसा मिलता है उससे लायबिलिटीज का पेमेंट करती है। और लायबिलिटीज में भी पहले थर्ड पार्टी के पेमेंट करने होते हैं, कोर्ट के खर्चे करने होते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का पेमेंट करना होता है, सबसे लास्ट में प्रेफरेंशियल और देन सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर का नंबर आता है। तो इसीलिए एक ऑर्डर में पेमेंट करना होता है। पेमेंट ऐसे नहीं कर सकते कि आप पहले अपना पैसा निकाल ले, कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। उसका पूरा लॉ का प्रोसीजर है। होता क्या है कि कंपनी बनती भी लॉ से और खत्म भी लॉ से ही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, कोर्ट की देखरेख में सारा काम होता है, सब चीजें हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से होता है उसके लिए एक आपका बनता है लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी कहते हैं इसको। ये कंपनी एक्स बना रही है, किस कंडीशन बना रही है? लिक्विडेशन कंडीशन में। यहाँ तो आपके सारे रिसिप्ट और उसके अमाउंट आ जाएंगे, और यहाँ सारे पेमेंट और उसके अमाउंट आ जाएंगे। तो ये आपका एक कुल मिला के अकाउंट चलता है। वैसे ये स्टेटमेंट है, इसमें टू और बाय लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी द एक्स कंपनी लिमिटेड वेंट इनटू लिक्विडेशन विद द फॉलोइंग लायबिलिटीज। सिक्योर्ड क्रेडिटर आपके 2 लाख, और उनसे रुपए मिलेंगे दो, जो उनको एसेट दे रखे हैं। सिक्योर्ड क्रेडिटर किनको बोलते हैं? जिनको हमने सिक्योरिटी पे कोई एसेट दे रखी है और उस एसेट्स को बेचने से 2,50,000 रुपए मिलेंगे। तो वो 2,50,000 में से क्रेडिटर क्या करेगा? अपने 2 लाख रुपए काट लेगा और बाकी के 50,000 रुपए आपको दे देगा। तो ये सरप्लस आपको मिल जाएगा। सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर कितने रुपए मिल गए? 50,000। कैसे मिले? क्रेडिटर के पास आपकी 2.5 लाख की एसेट थी, उसने 2.5 लाख की एसेट को बेचा, अपने 2 लाख रुपए निकाले, बाकी के 50,000 रुपए वो आपको दे देगा। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 60,000 रुपए इनका आपको पेमेंट करना। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का नंबर आता है यहाँ। सबसे पहले इसको पे नहीं कर सकते, सबसे पहले तो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन होता है। वैसे लिक्विडेटर के रेम्यूनरेशन से पहले भी कोर्ट के खर्चे होते हैं, कोर्ट के खर्चे, अदालत के खर्चे, वो भी देने पड़ते हैं। खैर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 60,000 रुपए का पेमेंट करना है। अनसिक्योर क्रेडिटर 3,05,000 का पेमेंट करना है, पर अनसिक्योर क्रेडिटर के लिए इतना अमाउंट बचेगा ही नहीं, वो मैं बताऊंगा फिर क्या करना है। अमाउंट तो 3,05,000 पे करना, पर इतना पैसा है ही नहीं। लिक्विडेटर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस 2520। तो ये लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस है, ये आपको पहले देने पड़ते हैं, इसलिए इसका नंबर पहले है। ये ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते, ध्यान देना। लायबिलिटीज के पेमेंट का ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते, ये पेमेंट ऑर्डर में ही होगा कोर्ट की तरफ से। द लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू अ रेमिशन ऑफ 3% ऑन द अमाउंट रियलाइज। जितना भी अमाउंट आप रियलाइज करेंगे उसके हिसाब से। देखो, यहाँ आता है टू रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स, एसेट से जितना पैसा मिला। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लिखा है अमाउंट रियलाइज्ड, यहाँ एसेट्स रियलाइज भी हो सकता था। अगर एसेट्स रियलाइज होता ना तो मैं कहता भाई 50,000 ये और एक 2,60,000 रुपए आपको और मिल रहा है। देखो लिखा हुआ है द वेरियस एसेट्स रियलाइज 260, ये भी मिल गया। अगर एसेट्स रियलाइज होता तो मैं 3,10,000 रुपए कमीशन निकाल देता, लेकिन इसने लिखा अमाउंट रियलाइज्ड। अमाउंट रियलाइज में क्या होता है कि आप ये 50,000 नहीं लेंगे, आपको एसेट से अमाउंट कितना मिला था? कह दी 250, तो वहां 250 लेना पड़ेगा, वहां आपको 250 लेना पड़ेगा। तो अमाउंट रियलाइज में जितना अमाउंट मिला और एसेट्स रियलाइज में जितना नेट आपको मिला, इसलिए फर्क होता है। लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, लैंग्वेज क्या बोलती है। यहाँ बोला अमाउंट रियलाइज, तो इसको यहाँ 50 की जगह 250 मानना पड़ेगा, प्लस 260 हो गए 510, 510 पे 3% का कमीशन आपने लिक्विडेटर को दे दिया। यहाँ लिखा लिक्विडेटर रेमिशन, और ये आपने उसको पेमेंट कर दिया। आगे आपको लिखा है कि 2.5% कमीशन आपको ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, यानी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जितना पे करोगे ना उसका भी 2.5% आपको कमीशन देना है। अब वो उसको कितना पे करना भी अपन को पता ही नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द लिक्विडेटर अकाउंट, ये अपन बना रहे हैं, शोइंग द कंपोजिशन गिवन द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को कितना देना है वो हमें देखना है। द लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू हिज रेमिशन ऑन द रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी इन द हैंड ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर, यानी सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है उसके ऊपर भी लेना है, तभी हमने 2.5 लाख रुपए जो है वो कमीशन लिया है। तो ये बात अपन को ध्यान रखनी है। अब देखो, हमने ये 50,000 गेट कर लिए, आपके पास ये 2,60,000 रुपए आ गए, टोटल 310 आ गए, ये कमीशन आपने निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब हमारे पास एक तो ये वाला अमाउंट नहीं है और एक ये वाला अमाउंट नहीं है, ये एक्चुअली ये कैलकुलेट करने पड़ेंगे। हमारे पास रुपया आया कितना? 3,10,000। हमारे पास रुपया आया 3,10,000, और हमारा गया कितना है? एक तो ये 15,300 गए, और क्या गया? ये 2520 भी गया, ये 60,000 भी गया। तो आज की डेट में आपके पास अमाउंट बचा कितना, ये सब अमाउंट पे करने के बाद?
तो ये लेस करने के बाद आपके पास अमाउंट बच रहा है 2,32,180 और आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं 3,05,000। तो ऑब्वियस आपका पैसा तो इतना बचा ही नहीं कि आप 3,05,000 का पेमेंट कर सकें, और कमीशन भी तो देनी है 1.5%। तो इसका मतलब आप पूरा अमाउंट तो पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका अमाउंट पे करना है 3,05,000 और आपके पास रुपया बचा है 2,32,000, तो आप पूरा पे नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको वर्किंग नोट के थ्रू ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपका अमाउंट पे कितना करना है और कितना कमीशन है, वो सब चीजें। तो मैं मान लेता हूँ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को मैं 100 रुपए पे करूंगा और उस पर कमीशन भी देना है। तो कमीशन कितना परसेंट देना है? 1.5%। तो 1.5 का कमीशन भी पे करना है, यानी मेरे पास कितने रुपए होने चाहिए? 101.5 रुपए होने चाहिए। तब मैं 100 रुपए क्रेडिटर को दे दूंगा, उस पर 1.5 रुपए कमीशन दे दूंगा, कुल मिला के मेरा 101.5 हो जाएगा। और ये 101.5 पे करने के लिए आपके पास रुपए 2,32,180। तो अब आप यूनिटरी सिस्टम लगा सकते हो। आप यूनिटरी सिस्टम कैसे लगाओगे? देखो, क्रेडिटर का अमाउंट अगर आपको पे करना है तो आप लगाओगे 2,32,180 रुपए जो है वो 101.5 है। तो बताओ 100 कितना होगा? इससे आपका निकल जाएगा क्रेडिटर का अमाउंट, ये निकलेगा ये वाला। और अगर आप कमीशन कैलकुलेट करना चाहते हो तो भी आप निकाल सकते हो कि 2,32,180 जो है वो 101.5 है। तो बताओ 1.5 कितना होगा? तो उस कंडीशन में ये वाला अमाउंट भी निकल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को यूनिटरी सिस्टम से करना पड़ता है, और ये सब अमाउंट लिखने के बाद आपके दोनों साइड के टोटल जो हैं वो आपके इक्वल आ जाएंगे। एक इलस्ट्रेशन अपन ले रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 7। द भारत कंपनी लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन 31 मार्च को हुआ विद द अंडरस्टैंडिंग अंडर मेंशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। कैपिटल वगैरह कोई काम नहीं आती। एसेट्स आपको दे रखी है, उसमें कैश इन हैंड है, कुछ एसेट्स और भी हैं, लायबिलिटीज आपको दे रखी हैं, और डिबेंचर वगैरह जो है फ्लोटिंग चार्ज पर है। The excess amount realized from the sale proceed of the investment are remitted by the banker to the liquidator. Obvious excess amount liquidator को दिया जाएगा। The debenture were paid off on 30th September. अब सोचने की बात ये है कि सर 31 मार्च को लिक्विडेशन हुआ और इसको पेमेंट कर रहे हैं 30 सितंबर को, यानी डिले कर रहे हैं। और डिले कर रहे हैं तो डिबेंचर भाई साहब ब्याज थोड़ा छोड़ेगा, वो कहेगा भाई साहब 6 महीने लेट किया, 6 महीने का ब्याज लगेगा। मतलब इस तरह से क्वेश्चन को आप देखोगे ना, तब चीजें तुरंत कोरिलेट होंगी कि यार 31 मार्च को तो डिसोल्यूशन, ये लिक्विडेशन हो रहा है, पेमेंट दे रहे हो 30 सितंबर को, 6 महीने का ब्याज तो लगना ही पड़ेगा। टुगेदर विद इंटरेस्ट टू द डेट ऑफ बाइंडिंग ऑफ, ऑब्वियस वहां तक देना पड़ेगा। The liquidator remission is calculated on the rate of 3% on the net amount realized, including cash भी लेना है, and 2% on the amount distributed to unsecured creditor, यानी unsecured creditor पे भी 2% लेगा। एक्सपेंसेस आपके 1,000 कितने हैं? ये 1,014 हैं। प्रिपेयर द लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट, ठीक है। चलो तब देखिए, ये आपका लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है। जो एसेट्स रियलाइज हुई वो आपको दे रखी हैं, वो आपको ये दे रखी है। देखो, कैश इन हैंड, स्टॉक से आपको इतना मिला, बुक डेट से आपको इतना मिला, फर्नीचर से आपको इतना मिला, इन्वेस्टमेंट गिरवी थे उनसे आपको 4,900 रुपये मिले, और ये सब पैसे आपको मिले हैं। तो यहाँ लिख सकते हो आप, कैश, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, कुल मिला के आपको ये पैसा मिला। यहाँ से आपको 4,900 रुपये मिले, इसके अगेंस्ट में 4,000 का लोन था, तो ऑब्वियस एसेट 4,900 में बिकी, उसने अपने 4,000 रुपये काट लिए, बाकी के 900 रुपये आपको दे देगा। तो ये सरप्लस फ्रॉम एसेट्स आपको 900 रुपये ये भी मिल जाएगा। ये टोटल हो गया। अब पेमेंट की बारी आ रही है, तो पेमेंट के लिए इसने आपको यहाँ कहा था कि 3% ऑन द नेट अमाउंट रियलाइज्ड इंक्लूडिंग कैश इन हैंड। तो कैश को लेना है और 3% निकालना है, 3% निकालना है। तो देखो, कैश को भी लेना है तो बाकी सब एसेट्स को तो लेना ही है, प्लस 900 रुपये ये भी लेने, तो यानी कुल टोटल अमाउंट यही हो गया 81,609। इसका 3% निकाल दो, ये आपका कमीशन आ गया। और किस पे कहा है? और आपको कहा एंड 2% liquidated 3% on the net amount realized, but excluding the amount paid to unsecured creditor out of the proceed of the security, 2% on the amount distributed to unsecured creditor, ठीक है। अब देखो, इसमें एक बात आती है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस तो आपको दे रखे थे तो वो आपने लिख दिए हैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की बात करें तो ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जो हैं वो सिक्योर्ड होते हैं या नहीं होते? देखिए, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का मतलब होता है जिनका पेमेंट पहले होगा।
सबसे पहले होगा, पर पैसे होंगे तो ही तो होगा। सिक्योर्ड क्रेडिटर वो होते हैं जिनको अपने को सिक्योरिटी दे रखी है, सिक्योरिटी दे रखी है वो सिक्योर्ड है, जिनको सिक्योरिटी नहीं दे रखी वो अनसिक्योर्ड है। प्रेफरेंशियल का मतलब ये थोड़ा सिक्योरिटी दे रखी है, प्रेफरेंशियल को तो हमने ये कह रखा है कि अगर हमारे पास पैसा हुआ तो देंगे सबसे पहले तुमको, तुमको प्रायोरिटी पर होगा तो देंगे ना, तो इसलिए सिक्योर्ड नहीं है। हाँ प्रायोरिटी है, देंगे सबसे पहले इसको। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जो वो अनसिक्योर्ड होते हैं, और अनसिक्योर्ड पर आपको 2% कमीशन जो है वो देना है, तो इसलिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पेमेंट यहाँ किया 5295, और उस 5295 का 2% कमीशन भी दिया, क्योंकि ये भी अनसिक्योर्ड ही ट्रीट होंगे, ये अपन को ध्यान रखना। उसके बाद आपका ऑर्डर आता है डिबेंचर का। डिबेंचर आपके 44,000 थे, लेकिन उसमें मैंने बताया 6 महीने का डिले था, ये देखो 31 मार्च से यहाँ, तो डिबेंचर थे आपके 44,000, 44,000 का 6%, 44,000 का 6%, वो भी 6 महीने के लिए, क्योंकि 6 महीने डिले किया है तो उसका 6 महीने का ब्याज आपको 1320 वो भी देना पड़ेगा। ये टोटल पेमेंट आपको डिबेंचर के लिए करना पड़ेगा। अब आप देखेंगे कि आपका जो टोटल पेमेंट आ रहा है वो रिसिप्ट तो है 81, और पेमेंट ये सारे आपके हो ही गए हैं, और अभी तो आपको कमीशन भी देना है एक, ये वाला कमीशन अभी तक आपका बाकी चल रहा है, ये कमीशन आपको पता ही नहीं है, तो ये कमीशन भी आपको कैलकुलेट करना है, तो वही 100 कैलकुलेट करके होगा। देखिए आपकी जो रिसिप्ट है वो ये हैं, ये सारे आपके पेमेंट हो चुके हैं, तो अब आपके पास जो अमाउंट बचा है वो केवल बचा है 27425, 27425। अब इसकी कैलकुलेशन आपको उसी तरह से करनी पड़ेगी कि आपके पास मान लेते हैं क्रेडिटर को आपको देने हैं 100 रुपये और कमीशन देना है 2 रुपये, तो टोटल आपको रुपए चाहिए 102, और ये हैं वो 102 रुपये, ये लेस करने के बाद है, इसमें से इसको लेस किया तो ये अमाउंट आ गया। तो आपके पास है 27425.25, अगर और एक्यूरेट ले तो ये 102 रुपए हैं, तो बताओ 2 रुपए कितने होंगे, तो इससे तो निकल जाएगा कमीशन। अगर 2 रुपए कैलकुलेशन करूंगा तो इससे निकल जाएगा कमीशन, और ये कमीशन का अमाउंट यहां से निकला है ये वाला। और अगर आपको ये वाला अमाउंट कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? 27425.25 जो है वो 102 है, तो बताओ 100 कितना होगा, तो आपका ये वाला अमाउंट भी निकल जाएगा। इस तरीके से यूनिटरी सिस्टम, जब भी आपका क्रेडिटर का पैसा कम पड़े, कम कैसे पड़ा, हमारे पास रुपए बचा सर 27,000 समथिंग, और हमारे क्रेडिटर कितने के थे, हमारे अनसिक्योर क्रेडिटर थे 53,000 के, तो ऑब्वियस है पैसा हमारे पास कम है। जब पैसा कम है तो यूनिटरी सिस्टम लगाना ही पड़ेगा। हमको 27,000 रुपए तो पड़े हैं और पेमेंट करना 53, तो हम 53 कर ही नहीं सकते, तो दैट्स वाई ये 100 वाला अजम्पशन जो है आपका यहाँ वर्कआउट होगा, और ये इसी तरीके से होगा।